नहीं, मैं तो ऑनेस्ट मतलब जब मैं कहानी लिखता हूँ, तो मेरे छवि के आसपास में ना एक ऐसा कैरेक्टर घूमता है जो कि उनसे कोई क्लियर फेस नहीं होता है, बट वो समहाउ ऐसा कुछ दिखता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माननीय सीएम सर हेमंत सोरेन सर अगर हमारे इस फिल्म नीति को लागू करते हैं, सब्सिडी लागू करते हैं, तो हम कसम से बता देते हैं ना कि हम पूरा चलचित्र चेंज कर देंगे भारत। हम सारे कलाकार अगर आप इतना सा हमारे हमारे को हाथ दे दिए ना, जो हम गिरते हैं नीचे डायरेक्ट, आप ऐसे हाथ सिर्फ रख दिए ना सर, आप ऊपर से मत दीजिएगा सिर्फ नीचे से रख दिए ना, तो हम क्या कर देंगे ना कि हम खुद भी हम नहीं जानते हैं। इतना रिक्वेस्ट है सीएम सर, अगर आप देख रहे हैं आप तो जानते हैं। और जो करेक्टर था मेरा सिराज अंसारी, सिराज अंसारी जो कि बहुत ही दमदार करेक्टर था। और उसके जो करेक्टर में जो डायलॉग्स और जो बातें थी वो बहुत चुभता है। ये फिल्म आ रही है झारखंड में, सहरिया सबसे है वो। सबसे फर्स्ट हम लोग सर को ही पकड़े हैं और बाकी लोग भी सर को ही पकड़ते रवि सर को, क्योंकि आपको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं कि सर वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर हैं नागपुर इंडस्ट्री में। जोहार आप सभी को। आज फिर वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे शो में। और मैं क्या बोलूं, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक नहीं है, आज हमारे गेस्ट तीन तीन हैं और तीनों अपने आप में बहुत बड़े महाबली हैं, महारथी हैं। और थोड़ा सा हिंट देता हूं, वो नागपुरी जगत के बहुत बड़े चमकते हुए स्टार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर का, जिनका नाम है, मैंने हम लोग शॉर्टकट में और प्यार में बोलते हैं उनको NPK। ठीक है। और सर आपका स्वागत है हमारे शो पे, जिसका नाम है जोहार टॉक्स। इसके बाद मैं आपको एक और हमारे गेस्ट से मिलाता हूँ, जो कि मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जब आवाज़ सुनता हूँ तो लगता है कि यार मैं भी हीरो बन सकता हूँ। ऐसा वाला फील आता है, क्योंकि दिल से लगता है कि वो गाना मेरे लिए है, ऐसा फील आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ और बहुत ही विनम्रता, आदर और प्यार के साथ नाम बता रहा हूँ आप लोगों को, विवेक नायक। जोहार, थैंक यू। आपका स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू सो मच। अब जो है एक और हमारे, मैं उनको अपना भाई भी बोल सकता हूँ, छोटा भाई भी बोल सकता हूँ। और ये बंदा इतना खतरनाक, मतलब प्यार पाने वाला बंदा है कि मेरे को लगता है इनके गाने पे एक छोटा बच्चा से लेके बड़े बुजुर्ग तक नाचते हैं। तो मैं बहुत ही अपनेपन के साथ नाम बता रहा हूँ हमारे छोटे भाई नितेश कच्छप। आपका स्वागत है। जोहार सम्मान को। तो आज हमारे पास जो ये तीन महाबली बैठे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बहुत ही, मतलब हमारे नागपुरी जगत जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके सामने इतना अच्छा माइलस्टोन क्रिएट किया है इन तीनों ने मिलकर के, जिसका नाम है सेरेंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेरेंग फिल्म की। हम लोग बात करेंगे उनके कास्ट से, उनके डायरेक्टर से, और साथ में कुछ कुछ चुटकुले मारेंगे इनके पर्सनल लाइफ से। तो सर आप तीनों का पुनः स्वागत करता हूँ मैं जोहार टॉक्स में। सभी को जोहार। और सबसे पहले डायरेक्टर महामहिम है ना। तो सर आपसे एक मेरा सवाल रहेगा, सबसे पहला सवाल कि सेरेंग, आपसे पूछा गया होगा ये बात, सेरेंग का मतलब हमारे दर्शक को समझिए आप। तो सेरिंग जो है ये एक मुंडारी शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टान, और संथाली में इसका मतलब होता है गीत। तो ये एक ऐसा फिल्म है जो कि म्यूज़िकल और कैरेक्टर स्टोनिंग बहुत ही मजबूत एक कहानी के साथ आती है, इसलिए इसका नाम सेरेंग हमने रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा सेकंड क्विक क्वेश्चन रहेगा कि आप कास्टिंग जब कर रहे होंगे, जब सोच रहे होंगे इसके बारे, तो आपको कैसे ये आया कि ये दोनों ही मतलब इसके लिए सुटेबल है? एक्चुअली जब हम लिख रहे थे तब एक माइंड मेकअप एक होता है कि ठीक है, मैं इस कहानी को इन एक्टर्स के साथ में प्रोसीड करना चाहता हूँ। और जब हम कास्टिंग के मोड पे जब हम आए तो बाकायदा हमारे पास लिस्ट थी कि कुछ एक्टर्स लोगों का कि ठीक है, हम इनको 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 इस कैरेक्टर के लिए, इनको इनको इस कैरेक्टर के लिए प्रीफर रखते हैं। तो प्रायोरिटीज़ में दोनों का नाम था और उस कैरेक्टर को मैच कर रहे थे। तो फिर बाकायदा हमने एज ऑडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनसे बात भी किया, पिच किया इनको। और ये शेयरिंग की खूबसूरती रही कि दोनों स्टार्स हॉलीवुड के, उनको इन्होंने हाँ किया पहला ही मीटिंग में। ओके
सर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे फिल्म की कहानियाँ जो होती हैं वो पहले कैरेक्टर को ध्यान में रख के लिखा जाता है, जिसमें कैरेक्टर पहले से वो लोग डिसाइडेड रहते हैं कि भाई ये कैरेक्टर है इसमें। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब बाहुबली फिल्म बनी तो वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे उनको पहले से कैरेक्टर था कि ये जो बाहुबली का रोल है वो ऋतिक ही अच्छे से प्ले करेगा। ऐसा ऐसा कभी कभी होता है। तो आपके केस में ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे लिए विवेक जी और नितेश जी हैं जो इस कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मैं तो ऑनेस्ट मतलब जब मैं कहानी लिखता हूँ तो मेरे छवि के आसपास में ना एक ऐसा कैरेक्टर घूमता है जो कि उससे कोई क्लियर फेस नहीं होता है, बट वो समहाउ ऐसा कुछ दिखता है। अब ये सामने वाला एक्टर का ऑडिशंस या तो उनके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि क्या वो उस कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं। बहुत बार दिखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, ये इस कैरेक्टर बहुत सटीक दिख रहा है, तो उसके साथ मैं प्रोसीड करता हूँ। इसीलिए अगर वैसा लिखा था तो फिर मैं बेग को बोलता कि यार इसका बाल घुंघरेला है, तो मैं बोलता कि यार ऐसा ही था। नितेश कश्यप को उस टाइप से दे, लेकिन उन्होंने बाकायदा अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है, उस कैरेक्टर में लाया इन्होंने। तो हम मूव ऑन करेंगे विवेक सर की तरफ। सर आपसे जब अप्रोच किया गया टीम की तरफ से, तो आप इसमें प्ले क्या कर रहे हैं, किस नाम से, वो थोड़ा सा बताएंगे। और आपको अप्रोच जब किया गया तो आपको क्या लगा कि ये कैरेक्टर आपके लिए सुटेबल है, करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। थैंक यू। सबसे पहले तो इस फिल्म के बारे में जब चर्चा हुई थी कॉल के थ्रू कि फिल्म करने वाले हैं, सो मीट करना है, मिलने के बाद में हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है, स्टोरी इस तरह का स्टोरी है, ऐसा कहानी है। और जो कैरेक्टर था मेरा सिराज अंसारी, सिराज अंसारी, जो कि बहुत ही दमदार कैरेक्टर था। और उसके जो कैरेक्टर में जो डायलॉग्स और जो बातें थी वो बहुत चुभता है, जो कहीं हार्ट, किसी को हर्ट भी करता है, किसी को मजबूर भी करता है, किसी को प्यार भी आता है। तो उस तरह का शब्द थे। लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग था कि इस तरह का कैरेक्टर को निभाना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, इस तरह का चीज़ करना जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। और जब हम प्रैक्टिस जब कर रहे थे उस टाइम, आई थिंक वर्कशॉप टाइम में, तो मुझे वहाँ से डाउट होने लगा था कि ये सब जो चीज़ है, कुछ कुछ शब्द है, वो कुछ चीज़ है, उससे कभी कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हर बार डिस्कस करते थे, घर में डिस्कस करते थे, मैडम से पूछते थे सब ठीक है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, अच्छा कर रहे कि नहीं वो भी बताओ। वो भी चलता था। तो वो एक करते 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 कि वो बहुत अच्छा रूप ले लिया। और जब फिल्म आया तो उसका परिणाम वो सबसे अलग रहा और बहुत अच्छा रहा। मतलब आई थिंक इस तरह का चीज़ हमको मिला भी नहीं, और जब मिला तो बवाल हो गया। धमाल ही मचा दिया। छप्पन अभी फाड़ के। अभी सर सुर्खियों में बहुत आ रहा है कि आपके नाम पे बहुत कुछ कुछ तोते उड़ रहे हैं इधर उधर दाएं बाएं। सॉरी मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, बट ऐसे सुना गया है। तो क्या मामला है और उस पर आपकी क्या विशेष प्रतिक्रिया है? मेरे सभी चाहने वालों से यही कहेंगे जो अभी तक फिल्म नहीं देख पाए हैं, उनको यही बोलेंगे कि फिल्म अगर आप देखने आ रहे हैं तो फिल्म को फिल्म के जैसा इमेजिनेशन करके फिल्म को देखिए, संगीत को एंजॉय कीजिए, साउंड को महसूस कीजिए, पिक्चराइजेशन को फील कीजिए और उस कैरेक्टर को महसूस कीजिए। आपको बहुत भावुक करेगा, आप रोएंगे और आपको बहुत प्यार आएगा सब पर। तो वो जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। सिराज अंसारी जो विवादित है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दिलदार इंसान है। और सिराज सिराज है, और सिराज नाम का हर जगह हिट है, चाहे बड़का तालाब से लेकर के आईपीएल क्रिकेट टीम में देख लीजिए, चाहे अच्छा। हमारे सेरेंग का टीम के हिसाब के सिराज अंसारी हिट है बहुत। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक इसमें आपका जो कैरेक्टर है सर, इसमें मुझे कुछ हमारे गुप्त सूत्रों से कुछ अंदरूनी बात पता चली है। अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये कट हो जाएगा। मुझे ऐसा पता चला है कि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत टच किया था ये कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर आपके घर से रिलेट करता है। हाँ सही बोले। अच्छा, ऐसा Actually, इसके बारे में बताइए प्लीज़। अब मेरे पापा टेलर भी हैं, अच्छा हमारा बैंड भी है। अच्छा। मेरे पापा ट्रम्पेट बजाते थे, क्लारनेट। ओके। और मांझी से रांची आते थे यहाँ
लेक रोड में बैंड में बजाने के लिए उस टाइम में, अपने टाइम में 15-16 साल की उम्र में आते थे यहाँ बजाने, और उनको आते थे बजाते थे, तो वो काफ़ी टच किया था, शायद पता है कि नहीं। तो तो वो मेरे लिए खास रहा। दूसरी बात, टेलरिंग पापा करते थे, कपड़ा सीते थे, और हम भी हाथ बटाते थे उस समय, तो मेरा देखा हुआ है, अपने आँख से बीता हुआ चीज़ है। ये जो माही जो पूरी फिल्म में जो झोला पकड़ी हुई है, इनके पापा ने सिया है। हाँ। तो इसलिए वो कनेक्ट कर रहा था, और वो इसलिए वो बहुत अलग तरह से जोड़ता है कहानी को, लोगों को, तो मेरे लिए तो अच्छा था। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर सर का आधा से ज़्यादा काम आपका सिर्फ इस बात से मतलब क्लियर हो गया, हट गया पर- कि वो घर की कहानी आपने कैरेक्टर पे दे दिया। पर डायरेक्टर सर को पता नहीं था, ना, मैं समझ नहीं पता गया, था हाँ। कि वो आता भी है, लेकिन ऐसा बाद है, में वैसा सर है। को लगा होगा कि भाई साहब चलो, मतलब ऐसा था। मतलब लक देखिए ऊपर वाला कहाँ से कैसे कनेक्शन बना दिया कि वहीं से जुड़ा, वहीं से लगा हुआ। मुझे लगता है कि वो बोलते हैं कि बाप के कुछ सपने अगर अधूरे रह जाए तो वो अपने बेटे के आंख से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि सर के पापा इतने शिद्दत से अपने काम को किए होंगे कि वो चीज़ अपने बेटे पे देख लिए, और आई एम डैम श्योर कि जब इनके पापा फिल्म देखे होंगे तो आंखों में खुशी के आंसू तो ज़रूर आए होंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टार की तरफ। नितेश सर, आपने कैरेक्टर के बारे 2 सवाल, पहला कि अपने कैरेक्टर के बारे थोड़ा सा बताएं, और दूसरा कि वो आपको किधर से इंस्पायर कर रहा था वो कैरेक्टर। सबसे पहले तो जोहार। और कैरेक्टर तो संदीप मुंडा कर रहे हैं, और इंस्पायर मतलब इस संदीप मुंडा कौन था? संदीप मुंडा इस फिल्म में माघी मुंडा का भाई रहे, अच्छा। ओकर कैरेक्टर रहे। और सर जिक्र कर रहे हैं हल्का हल्का डायरेक्टर सर की, इसमें एक स्टूडेंट का कहानी है जो बाद में परिस्थिति को देखते हुए इस तरह का गलत कामों में अग्रसर हो जाता है, बढ़ जाता है आगे। मतलब एक परिस्थिति और भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, ये सब कर तंग आए कि वो फिर रास्ता गलत मतलब रास्ता चुनने राजनीति लगे। और व्यवस्था के अव्यवस्था होने के कारण हाँ हाँ एक स्टूडेंट उग्रवादी के पथ पे चल पड़ता हाँ, है। गलत बन मतलब ये जाता बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो हमारे झारखंड पे आई थिंक 90s पे तो बहुत चरम सीमा पर था। हाँ। अब ये सर जैसे हमके बताला कि इस तरह का कैरेक्टर है, तो हम इसलिए भी खुश हो रही क्योंकि हमारे देखल पर पे बहुत ऐसा आदमी रहा है जमन इस तरह का गलत चीज़ों का अपना लें और अंततः उनका लाइफ ख़त्म है। तो इस तरह के हमके लगला कि करना चाहिए, बहुत अच्छा है। और बहुत पसंद आया रहे हमके कि हम इस तरह का कैरेक्टर खोजत रहे कि कुछ मिल जाए, कुछ अलग मिल जाए, एक चांस कर भी हमें इमें रहे कि कुछ अपन दिखाना है, एक्टिंग भी दिखाना है, कुछ कैरी लेवल के ऐसा मन भी रहे। तो इसमें बोल सकते हैं कि दोनों को ऐसा कैरेक्टर मिल गया, बाई लक बोले या अब हम लोग तो बाई लक ही बोल रहे हैं। नहीं बोलिए, ये दरअसल ये कैरेक्टर था, ओके इन्होंने जिया है उस चीज़ ओके। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है कि जैसे सर के साथ जो वो था कनेक्ट हो गया, सर के साथ भी कनेक्ट हो गया क्योंकि वो वैसे जगह को वैसे लोगों के साथ उठना बैठना था, वो उन लोगों को देखे थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, और मैंने भी जब फिल्म देखी तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे भी नहीं लगा कि एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे लगा कि अपने रोल को जी रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे भी, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे पूरे फिल्म में सर, मतलब कि फिल्म तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मुझे जो अभी बात करते हुए याद आ रही है, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि 2 ऐसा सीन था पर्टिकुलर, इनका एक सीन जो मुझे लगा कि वो फिल्म मतलब ना यहाँ पे टच कर रहा था। इनका एक था सीन, सब सीन अच्छा है, इनका सारा कैरेक्टर का प्ले अच्छा है। जब ये माघी मुंडा को ट्रम्पेट बजाते हुए देखते हैं और उस वक्त जो इनके आंखों में आंसू आता है, तो वो लड़की के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ नहीं होता, वो उसके टैलेंट के लिए होता है, क्योंकि खुद ये बंदा उनके टीचर बने होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं और इतना अच्छा प्ले कर रही होती है। तो वो भावना वाला जो आंसू निकलता है ना, वो मेरे को बहुत टच किया था, क्योंकि बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो, तो वो मैं फील किया था। सेकंड, इनका कैरेक्टर भी बहुत ही मतलब कि भावुक करने वाला है, बट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा था ना, जब इनका विश्वास टूटता है, जब इनको थप्पड़ पड़ता है,
है ना? बहुत कम मतलब लोग बोले हैं। मतलब नहीं नहीं नहीं, हम भी बताना चाहते हैं कि हाँ नहीं नहीं रियल हाँ 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 हाँ, आप बहुत बहुत मतलब माइनर चीज को पकड़े। तो एक्चुअली मेरे को ना वो मतलब अगर मैं पूरा का पूरा समर्पण कर दूं किसी बंदे पे अपना पूरा लाइफ कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ कुछ नहीं हो पा रहा है, ये बंदा है जो हम लोगों के लिए कुछ करेगा और पूरा दिन दुनिया परिवार भूल के उसके पीछे लगा पड़ा है, जब वो धोखा देता है तो कैसा लगता है? आदमी तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला धोखा को याद करता है ना, यहाँ पर जब एक अननोन पर्सन पे आप ब्लाइंड फेथ करते हो तो ब्लाइंड फेथ जब टूटता है तो कैसा लगता है, वो मेरे को बहुत ये लगा था। और मेरे को सबसे खतरनाक इनका मोमेंट वो लगा था ना, जो थप्पड़ खाने के बाद उनको देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे जा रहे हैं और उसके बाद जब बैक टांग के जो खिंचा के जा रहे हैं तो वो मतलब नजर आ रहा है। तो ये सर थैंक यू कि ये वाला तो आपने बहुत डिटेलिंग के साथ दिखाया। ये नहीं ऑब्वियसली, और हमारे फिल्म को ऑब्वियसली कोरियोग्राफर तो नहीं ये हम जाहिर कर देना चाहते हैं। हमारी फिल्म की कोरियोग्राफी सर ने किया है और बकायदा बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। एंड ऑब्वियसली आगे भी हम लोग धूम धड़ाका मनाते करते रहेंगे, ठीक है ना? नहीं मैं बोलना चाहूँगा मैंने कोरियोग्राफ किया है, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब मैंने विवेक जी के साथ एक गाना किया और नितेश जी के साथ एक गाना किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बट ये हमारा पिक नहीं है या ये हमारा हाईएस्ट नहीं है, इससे और ज़्यादा अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो इन आई होप कि आगे जब और ऐसी मूवी बने और मुझे मौका मिले फिर से इन टीम के साथ काम करने का। बिल्कुल 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 मिलके करें। धन्यवाद। आप सर सिर्फ आप ही को मौका मिलेगा। ये होता है पावर। अभी फिलहाल तो जितनी फिल्म आ रही है झारखंड में सहरिया है वो। सबसे फर्स्ट हम लोग सर को ही पकड़े हैं और बाकी लोग भी सर को ही पकड़ते रवि सर को, क्योंकि आपको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं कि सर वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर हैं नागपुर इंडस्ट्री में। बहुत लोग नागपुर इंडस्ट्री में बहुत लोग सिर्फ जिनका नाम बहुत रिवील है, बहुत ज़्यादा फेस कर दिख रहा है, उनको लोग जानते हैं। लेकिन सर के अगर उपलब्धियां को अगर आप समझेंगे तो बहुत सारा अचीवमेंट्स है, वो बताएंगे सर, खुद बताएंगे खुद। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ तो सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्विक क्वेश्चंस करके हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा पर्सनल मैं एक दो सवाल करूँगा। सबसे पहले आपसे डायरेक्टर सर हमारे एनपी के, मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा एज के हैं और 30 हो गया। हाँ तो मुझे नहीं लगता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा एज के हैं, बट जिस एज में अभी आप हैं उस एज में आप इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर दिए, दैट मीन्स कि ये एक दिन की या एक महीने की तैयारी नहीं है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी परिपक्वता कहाँ से लाई फिल्म बनाने के लिए एज ए सक्सेसफुल फिल्म मेकर? ओके सो शुरुआत जो है मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी से मुझे लगता है समहाउ मैं एक स्टोरी टेलर में बनना चाहता था। लेकिन जब 2018 में जब मैं अपनी पहली शॉर्ट फिल्म किया तो शॉर्ट फिल्म कर रहा था, उसमें मुझे लग रहा था ना कि मैं नागपुरी सिनेमा में या फिर इंडियन सिनेमा में आऊँगा। मैं 2018 में था तब मैंने ठान लिया था कि 2 साल बाद, ठीक एग्जैक्टली 2020 में मैं अपनी पहली फीचर फिल्म करूँगा। और उस वक्त मैं था 23 साल का और मैंने सोच के रखा था कि 25 साल तक मैं पहली फीचर फिल्म बनाऊँगा। तो नहीं पता था कैसे होगा, बट यूनिवर्स ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया और फाइनली वो 2020 में मैंने दहलीज किया एंड 2022 में मेरी वो रिलीज हुई। एंड उसके बाद दहलीज ने कुछ अवार्ड्स भी लिए थे, बहुत नाम कमाया था। हाँ, एक्चुअली वो पहली फिल्म थी जो सिनेमा हॉल में बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और मल्टीप्लेक्स में लगने वाली पहली शायद एवर फिल्म थी, वो फर्स्ट एवर फिल्म थी जो मल्टीप्लेक्स में लगी थी। एंड ऑब्वियसली लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसे प्यार दिया था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था एंड हर कोई उसके काफ़ी तारीफ़ किए थे। तो एक वो जोन था कि मुझे लगता था कि कंटिन्यूसली अपनी जर्नी को करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे लगता है कि एज ए स्टोरी टेलर, एज ए डायरेक्टर समझ के साथ इस कहानियों को निकालना सबसे बड़ी बात है। एंड ये मेरा लकी चार्म है कि मैं इस उम्र तक आते आते अभी तक भी मैं मतलब जो भी दोनों फिल्में जो किया काफ़ी पसंद आई हैं। एंड आई होप सो आने वाले समय में ये कारवां चलता रहेगा सभी के साथ मिल करके। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलते हैं। अभी हमारे और 2 स्टार हैं जिनसे बात करना है। ओके, मैं स्वागत करता हूँ पुनः आप सभी का एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हम लोग बात किए थे एनपीके सर से, अब
एक दो सवाल मेरे छोटे छोटे हैं विवेक जी से और नितेश जी से। तो पहले मैं विवेक जी की तरफ जाऊंगा। सर एक जैसे मैंने अभी एनपीके सर से एक सवाल किया छोटा सा, वैसा आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। ये सवाल तो बहुत कॉमन होगा कि घर में संगीत का माहौल रहा आपका, तो आप संगीतकार बन सकते थे, गायक बन सकते थे। मुझे आप ये बताइए कि आपको ये कब लगा कि आप अभिनय में जा सकते हैं? गुड क्वेश्चन। थैंक यू। थोड़ा मोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। आ, कहो ना प्यार जब मूवी आया था ऋतिक रोशन, 2000 में। जब वो फिल्म देखे ना, पूरा एकदम विजुअल और नींद नहीं आता था हमको, सिर्फ नज़र आता था वो सब, उसका चीज़, उसका चलना, उसका डांस करना, उसका बात करना है। आई एम लगता है यार हम भी ऐसा कब करेंगे क्या यार, हम भी चलेंगे। पता नहीं वहाँ से हमको ऐसा इंप्रेशन मिला कि हम भी कर सकते हैं क्या, हमको मौका मिला हम भी करेंगे। और उस समय से स्कूल कॉलेज सब में करने लगे। डांस भी हम भी करते थे उस समय ही, हमको ऋतिक रोशन से ही डांस का हमको जागा, हम वहीं डांस करने लगे। तो डांस करते ही नहीं थे, उनका जितना भी फिल्म का गाना था डांस वाला, अपने स्कूल कॉलेज टीचर्स डे में डांस करते थे। अच्छा। हर चीज़ में। और वहाँ से एक्टिंग करना भी, दोस्तों के साथ में एक्टिंग करते रहते थे, ऐसे ऐसे कुछ बोलते थे मजाक वजाक करके, लेकिन सब लोग मजाक उड़ाता, भाग में करता था। तो यहाँ से शुरुआत हुआ। हमको लगा कि शायद फ्यूचर में ऐसा कभी होगा तो कुछ देखेंगे। और जब 2014 में अपना जब एल्बम कर रहे थे, तो मेरा जो दोस्त है वो बोला कि प्रदीप तुम ही करो ना। प्रदीप समा। हाँ, बोला कि तुम ही करो। हम बोला हमसे भाग। तो बोला ट्राई करो, हो जाएगा, तुम कर लेगा, तेरा में है। हम बोले ठीक है करते हैं। और वो जब किए हैं उसके बाद से फिर तो रुके ही नहीं है। उसके बाद मेरा देखे देखे नितेश भी आ गया। इनको देखने के बाद हम आ गए। नहीं कोई नहीं। एक्चुअली ये अच्छा था, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है सर कि अगर हमारी कोशिशों से एक जेम्स लगता है इंडस्ट्री में तो वो लगना चाहिए। ठीक है। नितेश सर से भी पूछूंगा सेम अब, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि उनका परिवार कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा था म्यूजिक से। मुझे जहाँ तक पता है आपके साथ वैसा केस नहीं था कि आपका फैमिली म्यूजिक से रिलेट कर रहा है, बट कुछ कुछ हमारे भी सूत्रधार है जो बताए थे कि आपके सूत्रधार आते कहाँ से? कि आप कहीं घूमते थे, अगर आप कंफर्टेबल तो बोल सकते हैं, छगरी चराना है ना, गाय चराना, फिर किसी का गाली सुनना, तब वहां से जगना। तो आप संगीत में कैसे आए, वो क्या एक बात है जो आपको टच किया, ऐसा तो कुछ बताइए। मैं संगीत एक्चुअल में खानदान में तो कोई नहीं है ऐसा गीत गोविंद दूरों दूर तक, क्योंकि हमके जहाँ तक पता है कि नाचना गाना बजाना ये इन लोगों के कास्ट में रहता है बहुत अधिक। नायक लोग रहते हैं, महली लोग रहते हैं, और विश्वकर्मा लोग रहते हैं। इन लोग कास्ट के शुरू से ही नाचने बजाने डेगने में इन लोग का एक बोल दीजिए विरासत है, बोल दीजिए। लेकिन हम लोग के कास्ट में बिल्कुल इस चीज़ से दूर भागने वाले लोग हैं, शर्माने वाले लोग हैं हमारे कास्ट में। बिल्कुल हमारे कास्ट मिशन कोई है ही ना खाए, छी नाचे जाओ भाई, आगे हो भाई, भाग भाग, ऐसे वाला लोग हम लोग में है। तो एगो बचपन से एगो कीड़ा था, जैसे स्कूलिंग के टाइम में, पढ़ाई लिखाई करने के टाइम में शनिवार को गाना गाने वाला होता था क्लास, कि शनिवार को संगीत विषय है। तो सर लोग आते थे, तो उसमें एक ये चलता था कि आप मतलब सारे स्कूल के बच्चे को एक बड़ा सा बरामदा में बैठाते थे, और वहाँ पे मतलब जिसको आप गवाना चाहते हो उसका नाम लिख के हम लोग तक पहुँचाइए। अच्छा, बिल्कुल हमारे भी। हाँ, तो वो नाम लिख के दोस्त लोग रहते थे, अबे नितेश को भेजो, तो नाम पहुंच जाता था मैडम लोग के पास। तो फिर वहाँ से हम गाना स्टार्ट करते थे। तो सर लोग का ये आता था कि तो बहुत अच्छा गाते हो, बहुत सुंदर गाते हो। लेकिन ये सोच के नहीं, इतना भी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ तक हम लोग आएंगे कि हाँ इतना कुछ कर पाएंगे। लेकिन आते आते अब हो गया। बहुत कृपा है ईश्वर का, भगवान का बहुत कृपा है, और क्या बोले। ये भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्टिनी आपको बुला लेता है अपने पास,
कभी कभी ऐसा मेरा भी मानना है। नहीं, मेरा तो कहना है ना सर कि कला का इज्जत जो करता है उसी को मिलता है। हाँ डेफिनेटली। कला की इज्जत जो नहीं किया, जिसके बहुत ऐसे आपको आदमी मिलेंगे इसके बाद है कूट कूट के, लेकिन वो 1% भी लोग उनको जानते नहीं हैं। उनके पास हमसे बेहतर गाने वाले लोग हैं, हमसे बेहतर एक्टिंग करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। कारण ये है कि वो कला का सम्मान नहीं करते हैं। हमारे पास नहीं था, जो था उसी को हमने पॉलिश किया और उस उकरे बदौलत से आई। मैंने एक और मेरे गुप्त सूत्रों से पता चला आपके बारे कि एक टाइम ऐसा था कि आप बहुत दरवाज़ा भटके थे गाना गाने के लिए, बहुत स्ट्रगल किए, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो पहला ब्रेक आपको कैसे मिला नागपुरी जगत के लिए, गाने के लिए? नागपुरी जगत में एक्चुअल में कोई नहीं ला मौके। अच्छा। हाँ, मैं एक बार मैं भेंट कर लो पवन गुरुजी से, तो मैं कहलो कि वो हमेशा से दिलार आदमी है, सब कोई जानता है। तो हम बोले कि अच्छा मामा, हम इतना मेहनत करीला लेकिन हमके मौका नहीं मिलेला, कोई देवो नहीं करा ना। तो उस सांप एक शब्द ने बोला, आदमी लोग तो बना बना के बोलते हैं, लेकिन उस सांप एक शब्द ने बोला कि कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं बुलाएगा, अपना इस काबिल अपने आप को बनाइए, इस काबिल करिए कि आपको उसके बाद लोग बुलाने लगे। तो वो एक एडवाइस दिया था जो मेरा माइंड में अभी तक है, जो साफ साफ बोल दिया ना कि कोई नहीं पूछेगा, जो एक शब्द बोलना है बोल दिया वो आदमी। और वो टिप्स 2-3 टिप्स दिए कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो बुखार चढ़ल था कि अगर मान लीजिए हमको अपने आप को बताना भी है लोगों को कि हम सिंगर है, तो बताएं कैसे? सोशल मीडिया था नहीं, तो उसमें हम लोग हम फिर काम करना चालू किए। मतलब भूत सवार रहे, पूरा एकदम पूरा भूत सवार रहे कि गीत गोविंद निकलाई के है। तो उस समय कमाना निकल गए हम लोग। इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था हटिया में, वहाँ पे काम करते थे, खूब काम, और इतना भयानक वाला काम कि वो ठेकेदार जो रहे से हमके जेमन लाइन से मन के निकला था, उसको रहने दो, वो लड़का भयानक काम करता है। आराम के वो भूत सवार रहे कि 1 महीना हो गया एकदम 4000 रुपये मिले, 110 रुपये मिलता था सर उस दिन। अच्छा, उस समय अच्छा। मतलब आज के 2011-12 का बात है, अब तो 500-700 मिल रहा है, 110 रुपया। उस समय महीना भर काम किए थे तब 4000 समथिंग हुआ था। उसके बाद उससे हम गाना बनाए 3 गो। अब गाना बनाए, आप कोई लेने है वाला नहीं, जिसको सुनाते बोलते हैं नहीं ठीक नहीं होगा, गनमा नहीं लेबो। अच्छा। जिसको सुनाते हैं बोलता है कि नहीं ठीक नहीं होगा, गनमा नहीं लेबो। तो हम बोले साले इतना रद्दी गई ले यार। तो हमको जोसेफ जी थे, वो बोले कि तुम ना नाक से गाना बंद कर दो, समझा ना, मारेंगे नहीं तो तुमको। तो बोला हमको जोसेफ मामा, तो मतलब क्या करे, उस समय ना हिमेश रेशमी वाला मेरा थोड़ा सा घुस गया था बोला पूरा। अच्छा। तो मेरा कम से कम 7 गो गाना हम याद करते हैं जो शुरुआत में निकाले, खुद के कमाए, खुद के काम कर करके, 7 का 7 फ्लॉप, कोई गाना नहीं चला। अच्छा, ये सब जर्नी है, बहुत ख़त्म नहीं होगा बताएंगे तो सर। हाँ, वो तो पता है, क्योंकि आपका आप अकेले में इतना कहानी रखे हैं, फिर उधर है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में, हाँ, ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए मैं आप लोग के साथ रहूँगा सेपरेटली, एक बार इन सर के साथ, डायरेक्टर सर के साथ, एक बार विवेक जी के साथ, एक बार नितेश जी के साथ, ताकि इनके ऊपर की जो बातें हैं, इनसे रिलेट जो कर रही हैं वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। आज हमारा मेन मुद्दा है सेरेंग और नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री। मैं थोड़े से चुटकुले वाली बातें करूंगा, थोड़ा मस्ती वाली बीच में, क्योंकि बहुत सीरियस करना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। सर आपसे पूछना चाहूँगा, जो जवाब देंगे, कोई भी जवाब दे सकते हैं। हाँ। जवाब देंगे तो प्लीज़ माइक करेंगे। पहले मैं सर से पूछ रहा हूँ। सर, जब शूटिंग चल रही थी सेरेंग की, एकदम सर ऑनेस्ट जवाब प्लीज़, कोई मॉडिफाइड कोई नहीं करेंगे। हाँ सर, सबसे पहले ये मुझे बताइए, कौन सब, ये थोड़ा फनी वाला है, आप लोगों को लग सकता है कि क्या सवाल कर रहा है टोके से इधर उधर करके, बट मैं थोड़ा फनी वे में कर रहा हूँ, क्योंकि एक वो चाहिए, एक पेटल्स चाहिए थोड़ा। तो सर मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों में सबसे लेट कौन आता था सुनने? सबसे आगे आते थे। एग्जैक्टली, ये तो अपने प्रोग्राम से ही आ जाते थे। विवेक का घर बगल में ही था ये। आपसे तो उम्मीद था कि आप टाइम पे रहिएगा, किसी से उम्मीद नहीं था। है ना? ये पहले हम लोग लेट से आते थे, हम लोग का क्रू बहुत कोड़ी लोग था थोड़ा। अच्छा सर, कंजूस कौन है? आप बोल सकते हैं माइक लेके। अरे तो आप ही बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा कंजूस नितेश कच्छप।
ये आदमी इतना कंजूस है इतना कि कंजूस है ना। अगर आप 500 रुपए डीजल के लिए मांगे ना तो गाड़ी से उतर जाता है ये। एक और सवाल है आप तीनों से ही। सर झूठ कौन खतरनाक बोलता है? नितेश, पूरा दुनिया जानता है। नहीं, ये माइक नहीं ले रहा है। आपका फोन उठाता है? आपको बोलेगा अरे आपका फोन नहीं देखे, देखता है, ऐसे देखता है किसका फोन आ रहा है, रखता है यार। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगा कभी। तो मतलब मेरे सेट में तो कभी ऐसा नहीं लगा है कि कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो लोग सब कुछ सबसे पहले आ जाते हैं, सब कुछ करने में। सर लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि थोड़ी देर पहले जब इस पॉडकास्ट की जब बात चल रही थी तो आपने बोला कि इनसे बात हुआ नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप इनको कॉल कर रहे थे, और ये मेरे को इतने गट्स के साथ मतलब आत्मविश्वास के साथ बोले ना, मैं बता रहा हूँ, ये बोले ना कि मेरे पास फोन नहीं आया, तो बताइए कि उससे फोन झूठा कौन है? हम फोन डिटेल दिखाए अभी आपको। ओके ठीक है सर, कृष्ण कन्हैया कौन है इन दोनों में? मतलब जब आपके फिल्म के सेट में माइक दीजिए सर को, आप लोग जवाब नहीं दे पाइए। तो इधर ही है। सर भाभी जी घर पे है। पर है, अभी पर है। ओके ओके ओके। पर रिलीज के बाद पता चला नहीं, कन्हैया जो है ना शिफ्ट होते रहते हैं। आज हे भगवान, ये मजेदार चीज चल हमको लगता है ना ये इस पॉडकास्ट के बाद यहाँ पे मिसेस विवेक नायक होने चाहिए, यहाँ पे मिसेस नितेश कच्छप होना चाहिए। एक चीज इस पॉडकास्ट एक चीज लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों की पत्नियों ने ना जो है ना, जो भाभीयों ने ना, शक का निगाह तो बिल्कुल नहीं रखा है। उसका पूजा लग रहा है उसकी जो प्रेमिका बनी उससे और माघी से, दोनों को देख के लगा है कि दोनों को तो भाव तो नहीं दिए होंगे, ऐसा लगा। पहला दिन शूटिंग था, ईद के दिन था। ईद का लास्ट शाम को श्वेता आई थी, श्वेता ना पहला शूटिंग के दिन था। तो अपना जो माघी मुंडा है वो आई थी, और फर्स्ट मीट था उसी दिन, पहला मीट उसके साथ। तो वो आई और मेरा मैडम बोली कि हम भी जाएंगे। कहाँ गई? तो हम बोले तुम जाओगे क्या करने, जाओ मत जाओ। तो नहीं जाएंगे, मैं ठीक है चलो। आए साथ में गए, तो चलो चलते हैं। गए तो भेटाएं सबसे, तो हम बोले यही हीरोइन है। पर मैडम पूरा खुश, एकदम नॉर्मल दिख रही ना। बहुत अच्छा, अच्छी लगी हमको। अब मतलब ना कास्ट डायरेक्टर से पूरा खुश हो गई होगी कि भाई अच्छा कास्ट किए है क्या, है ना? ओके, गुंजाइश नहीं। गुंजाइश नहीं था। और काफी अच्छा इनको, दरअसल इनकी जोड़ी जो है ना, दोनों की जोड़ी जो है ना, वो बहुत प्यारी लग रही है पूरी फिल्म में, इसलिए वो सबकी गुंजाइश भी नहीं होती थी। सर हमारी एक और एक्ट्रेस है जो इनकी आई थिंक मंगेतर का रोल की है, पूजा लकड़ा। पूजा लकड़ा। वो जब सेट में होती थी तब कृष्ण कन्हैया कौन बन रहे थे? अरे ये तो मुझे लगता है ये तो एक ही दिन में तो डांस में सुस्त मिले हैं ये तो। ऐसा? डांस में भी, हाँ भाई हमारे ट्राइबल क्वीन है वो। हाँ। नहीं अभी अब पार्ट 2 में पता चलेगा कि कन्हैया जी जो है ना, हाँ कितनी इनकी रास लीलाएं चलती हैं। ओके 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 ओके। जैसे मैं ये बोल रहा था कि मैं भी कोरियोग्राफर हूँ, और हम लोग के डांस के दुनिया में एक बहुत खतरनाक बात फेमस है कि कोरियोग्राफर्स लोग बहुत आलसी होते हैं, है ना? थोड़ा पंक्चुअल नहीं होते हैं, बहुत आलसी हो जाते हैं, नहाते वहाते थोड़ा कम है, ऐसा ये है। हाँ मैं भी थोड़ा भंडा फोड़ रहा हूँ अपने तरह कम्युनिटी का। सर आपके जितने भी स्टार्स कास्ट है इस फिल्म में, कौन बिना नहाए आता? नहीं एक्चुअल में ठंडा मौसम था क्या? और गर्मी का मौसम था। हाँ ऐसा था सर, ये कि हम प्रोग्राम से आते थे, हम घर नहीं जाते थे, प्रोग्राम कहीं पे रहे और प्रोग्राम तरफ से ही डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टर से बोले थे कि एकदम अर्ली मॉर्निंग आना है, उसके बाद टाइम निकल जाएगा, वहाँ से उतना देर के लिए हम लोग को समय मिला है, घर में इतना टाइम मिला है, इतना फलाना ढकाना, तो हम घर ही नहीं जाते थे। नहाएंगे कैसे सर? लेकिन पूरा परफ्यूम मार के रहता था। हमको लगता है विवेक हर दिन सुबह एकदम बिल्कुल नहा के, एकदम सबसे पहले नहा करके आते थे। हाँ, तो सर हमको ऐसा लगता है ना कि ये मजाक में है, हमको ऐसा लगता है कि इनको गला लगने का मौका नहीं मिला, उनको मिल रहा था इसलिए। फिल्म में आप गला तो नहीं लगे ना अपने
एक्ट्रेस से। आज ओ अच्छा अच्छा, नहीं वो गला नहीं लगे थे, आप तो गला लगे थे ना। स्पॉट पे आप देखे कहाँ थे? ओ अंदर की बात है। ये आप देखे नहीं होंगे। आप कहाँ देख लिए? पूजा पूजा को कान में बोला शूटिंग के बाद। वो समय तो थे क्योंकि कोरियोग्राफर थे। आप तो सुने नहीं होंगे। ये कहाँ देख लिए? ये जांच का विषय है। जांच के विषय। ये जांच का विषय है कि ये इन्होंने कहाँ फिल्म में देखे? देखा है। ये ऐसे करके जो बोले वो कहाँ देखे आप? BTS में देखा। बीटीएस देख के डिसाइड नहीं किया जा सकता भैया। हाँ ओके, लास्ट फनी क्वेश्चन, के सबसे ज्यादा खाएला? एकदम कहता है कि तैनी कुन खावे लेकिन पाउच बगरा खाएला। ये इंसान भगवान पता नहीं इसको कैसे बनाया है। भगवान करे ई बॉडी हमको मिल जाता। इसको एक चीज वरदान मिला है, ई मना कभी नहीं करता है। चाहे कुछ भी खिला दीजिए, ढोकला खिला दीजिए, पत्थर खिला दीजिए, मना नहीं करेगा। ई एक चीज इनका में बहुत अच्छा चीज है। एक चीज मना करता है, बोलता है समोसा नहीं खाऊं डायरेक्ट हो जाएगा। ये चीज है। और इनका बॉडी स्ट्रक्चर है जो बहुत बढ़िया है। मतलब पता नहीं इतना खाने के बाद भी कोई कोई को जो नहीं लगता है ना, जैसे आपको भी हमको लगता है नहीं लगता होगा कि लगता है नहीं लगता है, वही बराबर कैटेगरी का है। तो कुछ भी खाएगा ना, इसका मतलब बोलते हैं किसी किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैट बढ़ गया, ये आदमी का कुछ नहीं होता है। और हम लोग सोच सोच के खाते हैं कि अरे साला मैदा की चीज़ नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा नहीं लेना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना है, ज़्यादा मसाला नहीं, बहुत सोचते हैं सर। अभी देखिए कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया, मैं पियो नहीं पिया। हाँ, जबकि दोनों सिंगर है। अभी सिंगर है। जब इस चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि क्या मिला है यार आपको, गजब आवाज़ भी इनका एनी टाइम ये आदमी का आवाज़ ना मीठा रहता है। मतलब अगर कभी ऐसे गाएगा गुनगुनाएगा भी तो मीठा रहता है। ये सब हम नोटिस किए हैं, लेकिन हमारे पास मीठा नहीं मिलेगा आवाज़, हमेशा फसल रहता है आवाज़ मेरा। नहीं डेली प्रोग्राम करता है इसलिए ये डेली प्रोग्राम वाला हालत है। अगर डेली नहीं करेगा तो भी बवाल मचाएगा। हाँ ओके, अब हम लोग समापन की ओर जा रहे हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। शो के अंत में मैं एक गंभीर सवाल पूछता हूं हमारे गेस्ट से हमेशा, बस उससे पहले एक छोटा सा सवाल रह गया था मेरा, मैं वो पूछता हूं। सर आप दोनों से सवाल है यहाँ पे, चूँकि आप आर्टिस्ट हैं, अपनी इंडस्ट्री से हैं और दोनों के दोनों सिंगर भी हैं एज वेल एज एक्टर भी हैं, तो मैं सिंगिंग से पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है नागपुरी में? सर आपका भी फेवरेट सिंगर कौन है नागपुरी में? मेरा है पवन रॉय जी। मेल और फीमेल? मनिका मुंडू जी। पवन राय जी मेरा भी, बहुत सारे हैं, पवन इग्नेश, ये दोनों हमारे गुरु हैं, तो दोनों को बोलेंगे क्योंकि एक से ठेठ सीखे हम, एक से आधुनिक सीखे। और फीमेल में मोनिका जी को बोला जा सकता है। ये मुझे कहीं ना कहीं पता था कि जवाब यही आएगा। मैं सवाल को थोड़ा सा घुमाता हूँ कि आपके राइवलरी में, मतलब आपके राइवलरी में कहने का मतलब कि आप जिस एरा में अभी गा रहे हो वो तो हमारे सीनियर मोस्ट हो गए जिनका नाम आपने लिया, अब हमारे आदरणीय हैं, बट आपके राइवलरी में, आपके पैरेलल में जो गा रहे हैं अभी राइट नाउ, तो आपको किनका आवाज़ पसंद आता है कि लगता है कि हाँ इसका आवाज़ बहुत अच्छा है, जो नागपुरी जगत के लिए बहुत अच्छा है? अभी तो मेरे लिए मेरे फिल्म में सेरेंग का जो गाना अभी जो गाया है छैला रे, उसके आवाज़ में वो बात है। माइकल टोपनो जो खुट्टी से है, जो छैला रे सेरेंग में गाना गाया, उसका आवाज़ में वो बहुत कशिश है, वो फीलिंग्स है जो हम जिस जहाँ से हम नोटिस किए हैं, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा करेगा वो। और फीमेल में? फीमेल में अभी तक हमको वो चीज़ नहीं मिला है जो हमको जो ढूंढ रहे हैं। जैसे मोनिका भाभी सब में जो चीज़ बात है, वो आज के जनरेशन में अभी तक हम वो फीमेल वॉइस, वो साउंड, वो फीलिंग्स, वो शब्दों का परफेक्शन वो नहीं देखे। सर आपका आज के अभी यंग जनरेशन में नया नया यूथ है, लड़कों लोगों में अगर देखा जाए तो कुमार सतीश का आवाज़ बोल्ड है, बढ़िया गाता है वो लड़का। तो मतलब आवाज़ में देखा जाए तो डेप्थ भी है, रेंज भी है, लेवल भी है, मतलब है, अच्छा है कलाकार। मंझल है, नोट स्केल कर भी जानकारी ठीक ठाक है, जितना जो रहना चाहिए। और फीमेल में? और फीमेल में सुमन गुप्ता का बोल सकते हैं, अच्छा आवाज़ है, बहुत अच्छा मीठा सुंदर आवाज़।
एकदम मधुर मधुर आवाज़ बोल सकते हैं सुमन गुप्ता का। और एकदम राइस्का में अगर हम बोलेंगे तो एक जन एक्स्ट्रा हम बोल दे रहे हैं, इग्नेश जी का हम बहुत पसंद करते हैं, मतलब बहुत पसंद है उनका आवाज़ में, पता नहीं क्या है, हम एकदम खो सा जाते ये हैं, बात सही बोल रहे, पॉइंट है। खो सा जाते हैं हम उनके आवाज़ में, मतलब वो राइस्का वर्सटाइल है, वो उनको versatile उसमें है। वर्सटाइल बोलेंगे। उनका कोई इग्नेश जी तोड़ का नहीं है। इग्नेश वो हर तरह के अभी गीत। हमको बोलते हैं कि बहुत कोई बोलते हैं बात बात में कि अभी तो सबसे आगे ही इग्नेश पवन ईमन से आगे से, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि वो आदमी का जो आवाज़ है ना एकदम अजाब टाइप का है, मतलब वो जब गाते हैं ना तो अभी तक हमको चाहत होता है कि एक बार हम देखें उसको बैठ के सुने। और हमारा गाड़ी में भी अगर किसी प्रोग्राम वाला वीडियो अगर बजता है ना तो हम ज़्यादातर इग्नेश जी का सुनते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके आवाज़ से, उनके स्टेज परफॉर्मेंस से, राग से। राग बोलिए, चाहे आधुनिक बोलिए, चाहे ठेठ, कुछ भी बोलिए, रेंज भी वर्सटाइल सिंगर है। रेंज भी उनका बहुत तगड़ा है, हम लोग मतलब के स्केल इंडस्ट्री लेवल में भी। अभी उनका एज समथिंग बोला जाए तो 40 आसपास 40 हो, प्लस है। 40 प्लस है, लेकिन आवाज़ और डेप्थनेस, हाईनेस, सब चीज़ में एकदम एकदम A1 प्लस, ज़बरदस्त। ओके, ये हमारा समाप्त होने को ही है। जाते जाते सर एक सवाल है मेरा, बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस सवाल है, और ये सवाल मैं आप तीनों से करूँगा और सेम रहेगा सवाल, बस जवाब मुझे अलग अलग आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिएगा। सवाल जो मेरा रहेगा वो हमारी नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट है। नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री पहले क्या थी, अभी क्या है, और आने वाला समय में क्या होगा? ओके, तो जब हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 1992 में यहाँ पे जब पहली नागपुरी फिल्म बनी, तो वो भले ही आज से 35 साल पहले था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा एक गैप हो गया। 1992 में, 1995 में तो 3 साल का गैप ऐसे ही रहा। 1995 और 1997 में आई, 2 साल का गैप फिर से रहा, ठीक है। देन फिर 98 में आई, फिर 2002 में आई, 2000 में आई। लेकिन क्या हुआ कि जो दौर जो चला था वो सडनली ना 2006-07 के बाद ना ड्रैग हो गया, टूट गया, पूरी तरह से टूटा वो दौर। एक सूखा बोल एक सकते बहुत भयंकर सूखा, एक ऐसा सूखा जो कि एल्बम को बहुत ड्रास्टिकली खींच के चला आया, एल्बम की ओर चले आए। और उसी का एक बहुत बड़ा डिमेरिट हुआ कि जब एक बीच का जो एरा जो था ना पूरा सूना रह गया, पूरा एक दशक, मुझे लगता है कि 10 साल पूरा का पूरा सूना सुनसान हाँ, रहा। ये मुझे फिर भी। जब तोर बिना जब आई हाँ जी। 2016-17 आसपास से, तब उसने एक नया शुरुआत दिया। हाँ 2017 में एक नया शुरुआत हुआ, मतलब कह सकते हैं कि नागपुरी सिनेमा का नया एरा का शुरुआत जो है ना 2000 तोर बिना से ही कहा जा सकता है। हाँ, उसी को ही देना वो चाहिए। काफ़ी ग्रैंड सक्सेस भी हाँ थी हाँ, एक बहुत तरीके ग्रैंड सक्सेस। और उसके बाद जो है ना फिल्मों का एक दौर जो निकला ना, अब वो चल रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है नागपुरी सिनेमा के लिए। बशर्ते ये है कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और अच्छी फिल्मों को दर्शकों तक लाना है, क्योंकि कोई भी फिल्म होता है उसका आना बहुत मैटर करता है। हम साउथ का सिनेमा जो बोलते हैं ना, साउथ में हर साल 1000 फिल्में बनती हैं। उन 1000 फिल्मों में से सिर्फ साउथ से सिर्फ 1000 फिल्में बनती हैं। पूरे इंडिया में हर साल 2000 फिल्में बनती हैं अप्रोक्सीमेटली, उसमें से 1000 फिल्म सिर्फ साउथ से आती है, सिर्फ 3-4 स्टेट से आती है। उन 1000 फिल्मों में से 10 ही फिल्में चलती हैं जो कि बहुत ब्लॉकबस्टर और खतरनाक पसंद आती है। बाकी 990 फिल्में तो अंदर अंडरग्राउंड है, या तो उधर ही छुप गई हैं। लेकिन जब उन्होंने 1000 बनाया तब जाकर 10 निकला, और फिर वो 999 को 90 को भी उठा के इधर ले आए। तो अभी हमारे लिए क्या है कि नागपुरी सिनेमा का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बशर्ते है कि हमें स्किल डेवलप करना है, हमें बहुत अच्छी कहानियाँ डेवलप करनी है, और हमें अपनी कहानियाँ कहनी है। इफ़ वी आर गोइंग टू टेल समवन एल्स स्टोरी, डेफिनेटली वी विल फ्लॉप, डेफिनेटली। क्योंकि अब वर्ल्ड सिनेमा आ गया है ना, मतलब जो हम एक्शन यहाँ दिखा रहे हैं वो एक्शन ऑलरेडी वो कहीं और से देख चुका है, लेकिन जो हम टेस्ट दे रहे हैं वो वहीं नहीं मिलेगा, साउथ में वो टेस्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि सेरेंग शायद वही पसंदीदा है। सर एक और सवाल आपसे, मुझे आपके बातों से एक सवाल पैदा हुआ मेरे दिमाग में। आपको क्या लगता है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरत, मीन्स टू से कि पढ़े लिखे एक अच्छा कहीं से सीख के आके ही हम अच्छे डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर बन सकते हैं, या टैलेंट है उसको निखारते हुए किसी के सानिध्य में रह के कर सकते हैं? डेफिनेटली सेकंड वन। स्किल अगर रहता ना तो हमारे FTII से पढ़े हुए बहुत सारे ग्रेजुएट्स यहाँ पे हैं, हमें और भी फिल्म स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, पर सिनेमा उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाया। वजह ये है ना कि जुनून रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करता रहना पड़ेगा। और ये लाइफ का ये है, आप एक ही बार में आप अच्छी फिल्म नहीं बना पाएंगे, एक ही बार में आप अच्छा सिंगर, अच्छा सब कुछ, धीरे 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 होता है। तो मैं यही बोलूँगा ना कि मतलब जो भी आर्ट में हो, जो भी इस फील्ड में है ना, मैं भी खुद मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म
₹50 ₹60 से शॉर्ट फिल्म बनाया था मैं, ₹500 से शॉर्ट फिल्म बनाया, फिर ₹1000 ₹2000, फिर फीचर की तरफ आया। मेरा भी कोई फिल्म स्कूल का कोई जर्नी नहीं था। अब तो मैं फिल्म 2-2 फिल्म करने के बाद अब मैं लंदन जा रहा हूँ फिल्म पढ़ने के लिए। क्या बात है, क्या तो बात है। ये एक अलग चीज़ है। हाँ। सर सेम सवाल है, इसमें एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है और सर की बातों से लगा कि लोग अपने ही पैर पे खड़े होकर के अपने ही पैसों को लगा करके, दिमाग लगा के, टैलेंट लगा के फिल्में बनाते आए हैं। इसमें जो मेरा सवाल था कि कल फिल्म की दशा क्या थी, आज क्या है और आने वाला कल में रहेगा, इसमें मेरा थोड़ा सवाल मॉड्यूलेट ये भी रहेगा कि पॉलिटिकल हमें सपोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए, क्या कर सकते हो उसमें? 35 साल के समय में अभी तक जितने भी फिल्में बनी हैं, हर फिल्म में बदलाव आया है। और उस टाइम में जिस तरह का जिसके पास जितना स्रोत है, वो उस आधार से, उस साधन से काम किया है और अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश किया है और हमेशा लोगों ने उसको सराहाया भी है। जैसे और अभी लास्ट शेयरिंग सब जब बात करते हैं 35 साल के बाद, तो ये भी एक नया तरह का इतिहास बनाया है। बीच में तोरबिना बनाया, इसी तरह ये भी बनाया। मेरी फिल्में खुद भी आ चुकी है, लेकिन ये अलग अपनी पहचान बनाया। इसके पीछे रीज़न है सबसे इम्पोर्टेंट। इसका उदाहरण यही बोलेंगे कि हम लोग दो चीज़ को इसको समझेंगे कि एक तो कहीं हम लोग कहीं जाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का इंटीरियर, हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं खाने के लिए चले गए, हम लोग को इन्वायरमेंट देते कैसा लग रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है, कुछ कैसा है, तो उसको देने से हम लोग बैठते हैं, खाते हैं, चाहे जितना पैसा लगे, हम लोग वहाँ बैठ के खाते हैं क्योंकि वो हम लोग को इन्वायरमेंट पसंद आता है। वही सेम चीज़ जैसे सरना होटल चले गए, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, भले कुछ भी डिजाइन जैसा भी हो, खाना तो बहुत अच्छा बनाता है। तो एक्चुअली लोग जो है ना, वो अच्छा चीज़ के लिए जाते हैं, तो अच्छा चीज़ के लिए जो बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो हम लोग हैं। अगर हम लोग अच्छा बनाएंगे तो वो एकदम लोग एकदम आएंगे फिल्म देखने के लिए। मेरा ये मानना है, चाहे वो मिस्त्री सीखा है या नहीं सीखा है, अगर अच्छा बनाया, हम चैलेंज करते हैं, लोग आएंगे देखने और सरार खाएंगे भी। क्या बात है, क्या बात है। यही हम मतलब मानते हैं। इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट इसमें पॉलिटिकल कहीं से नहीं मानते हैं, कुछ नहीं है। सपोर्ट हमको नहीं लगता कि सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। हम जितने भी हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, पर्सनल सजेशन है, प्लीज़ मत सपोर्ट, मत इंतज़ार कीजिए। कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, घंटा नहीं कोई करने वाला, खुद से कीजिए। जैसे हम लोग कौन सपोर्ट किया, हम लोग खुद से, नीतीश खुद से स्ट्रगल करके अपना नाम पहचान बनाए, हम खुद पहचान बनाए, एनपीके खुद बनाए, आप खुद बनाए, कोई किसी का नहीं करने वाला। आप अपना काम कीजिए, आपका काम पसंद आएगा, लोग आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे। यही, थैंक यू। रुला दिया था। नितेश जी, सेम सवाल है। अब इसमें फिर एक मॉड्यूलेट क्वेश्चन रहेगा मेरा। जैसे अभी पॉलिटिकल का मैंने सर से पूछा तो सर ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। इसमें क्या होता है कि जैसे सर ने बोला कि आप मत उस पे रहिए, भरोसे में आप खुद से करिए, आप पे टैलेंट है, आप बनेंगे और लोग आपको प्यार करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी कुछ चीज़ें न्यूज़ आप पे आई हैं जो, तो देखने को ये मिला है कि भले पॉलिटिकल सपोर्ट्स रहे ना रहे, लेकिन पुलिंग लेग्स ज़रूर हो जाता है उधर से। तो मेरा जो सवाल था सिनेमा कल, आज और आने वाला कल के साथ, जो पॉलिटिकल लोग जो टांग अड़ा देते हैं, मैं ऐसे सब बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि लिटरली ये चीज़ हुई है, क्या बोलना चाहेंगे? सर देखिए, हम तो इतना कहब कि अगर सही रूप में पॉलिटिकल का सपोर्ट मिले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकेला। लेकिन यहाँ बस चेहरा चमकाई वाला मन है तो वो मन से नहीं हो पारे है ना कि हमें मन आहे तोहरा के थी कर दो, अब ये कर दो, अब एकदम हुआ पहुँचा दो, तो ये से नहीं चलेगा। जैसे हम लोग भोजपुरी में देखते हैं कि मनोज तिवारी क्या सांसद बना था पहले, वो उसका सांसद बनने के बाद वहाँ से टर्नओवर हुआ है इंडस्ट्री, निरहुआ, फिर रवि किशन। तो एक उस समय भोजपुरी को कोई नहीं जानता था, तो भोजपुरी अपने स्तर पे लगा हुआ था। जैसे हम लोग उनसे आगे थे, भोजपुरी इंडस्ट्री नागपुरी आगे था भोजपुरी से उस समय, आपको पता होगा, तो उनसे आगे थे हम लोग। ऑडियो तो राज किया है नागपुरी, हाँ, मुझे जहाँ तक पता है ऑडियो तो राज किया है, कर रहा है, आगे भी करेगा। जनी मन कर फैशन जो गाना आया था उस टाइम हम लोग का देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं, वीडियोग्राफी देखते हैं, लगता है अरे
अरे बाप, उस समय जब टेक्निकल इतना वीक था, उस समय इतना खूबसूरत वीडियो बना दिया जो कि आपका, हाँ जिमी जीप वगैरह यूज़ किया। उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय भोजपुरी हमारे से बहुत पीछे था। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि एक नामी गिरामी पर्सन, कोई अगर अच्छा पद में अगर राजनीति में घुसता है और वो अगर ये सोच लेता है कि हम अपने बदौलत इसको खींच के सेंटर में ले जाएंगे, नेशनल लेवल में, तो हो सकता है सर, बिल्कुल, मेरा हो भी यही सकता मानना है। है। जैसे मान लीजिए हम लोग बीच में हम बहुत सोचते थे कि कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करे, क्या करे, साला बहुत सारा नियम है, कानून है, बनाना है, फिल्म नीति लागू करना है, फलाना ढिकाना है। नॉर्मल कलाकार का तो बात सुनता ही नहीं। हम लोग को तो ये भी पता नहीं था कि गवर्नमेंट हम लोग को जानता है कि नहीं, गवर्नमेंट है कि नहीं। वो तो खैर हमारे माननीय सीएम सर अभी हमारे आदिवासी हैं, तो हमें लगता है कि नहीं आदिवासी है तो सुनते ही होंगे। लेकिन अगर आदिवासी नहीं रहते तो हमको नहीं लगता है कि, हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो उतना सुन सकते थे। तो मेरा कहना है कि हम लोग बीच में एक बार प्लान कर रहे थे कि पवन सर को हम लोग विधायक से उठाएंगे। विधायक से अगर, विधायक पद से एमएलए से अगर जीत भी जाते हैं मांडर विधानसभा से, तो कम से कम पवन एक रिस्पेक्ट लेवल पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद वो हो सकता है कि मंत्री से डायरेक्ट बात करें, हमारी हमारे बातों को लिए रख सके। हमारे बातें को रख सके, और वो हमको इस जाल में भंवर में खींच के एकदम ले जाए जहाँ उनका जगह है इंडस्ट्री का। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कि इस तरह का राजनीति अगर सही लेवल पर काम करे तो हम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, जैसे आज भोजपुरी जल्दी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साउथ, हाँ एक्चुअली मेरा ये सवाल आपसे पूछने का ये था कि मेरा भी मानना ये है कि अगर हम आम इंसान जब अपनी मेहनत और लगन से इतना मुकाम हासिल कर सकते हैं और इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं, तो जब एक अच्छे पद पे बैठा, एक अच्छे पावर पे बैठा हुआ इंसान अगर वो ज़रा सा भी हेल्प कर दे, तो डेफिनेटली जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनसे हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। निकल जाएंगे बिल्कुल। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, आज का पॉडकास्ट और बहुत अच्छा एक रहा। एक चीज़ हम हाँ बोलना चाहेंगे सर, हाँ बिल्कुल कि आज जैसे भाई लोगों ने कहा कि 33 साल गुजर गए और लोग 35। 35 लोग कर ही रहे हैं, और हमको नहीं लगता है कि रुकने वाला है, क्योंकि अभी जो आग लगा है वो लग गया है। अब वो अभी हमारी सरंग फिल्म के बाद बहुत लोगों को मन में लग रहा है, अरे साला हमरो जगह ने हो रे स्टोरी, हमरो जगह न हमरो जगह ने के स्टोरी हो, हमरो जगह ने स्टोरी हो, हमरो जगह ने स्टोरी हो। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात। कंपटीशन में हम लोग का डायरेक्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा। आप कीजिए, आप ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि शेयरिंग से 10 गुना बेहतर बनाएंगे, एकदम कीजिए, वो डायरेक्ट सभी को फायदा पहुंचाएगा। हम खासम खास ये बोलना चाह रहे थे सर कि हम जब गवर्नमेंट की हाथ नहीं है हमारे ऊपर, फिर भी हम कर ही रहे हैं, चाहे वो बजट 70 लाख की हो, 50 लाख की हो। वो ऐसे लोग आ रहे हैं भगवान की तरह, कोई प्रोड्यूसर आ रहे हैं और वो फिल्म में लगा दे रहे हैं। ये भी उनको पता नहीं कि हम उनको रिकवरी कर पाएंगे कि नहीं, दे पाएंगे कि नहीं, रिटर्निंग कर पाएंगे कि नहीं। और फिल्म लगाने के बाद इतना ईजी नहीं कि पैसा एकदम आ ही जाता है। उसके लिए जो दौड़ना है ना सर, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। वो तो ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे माननीय सीएम सर हेमंत सोरेन सर अगर हमारे इस फिल्म नीति को लागू करते हैं, सब्सिडी लागू करते हैं, तो हम कसम से बता देते हैं ना कि हम पूरा चलचित्र चेंज कर देंगे झारखंड का। हम सारे कलाकार, अगर आप इतना सा हमारे को हाथ दे दिए ना, जो हम गिरते हैं नीचे डायरेक्ट, आप ऐसे हाथ सिर्फ रख दिए ना सर, आप ऊपर से मत दीजिए, ऐसे कर नीचे से रख दिए ना, तो हम क्या कर देंगे ना कि हम खुद भी हम नहीं जानते हैं। इतना रिक्वेस्ट है सीएम सर, अगर आप देख रहे हैं तो जानते हैं डरो लगता है, लेकिन आपका प्यार सदैव कलाकार के प्रति बहुत है। वो आप ओपनली बोल नहीं पाते, लेकिन हम मिले 2-3 बार तो उनका थॉट हम जान पाए। वो सारे चीज़ों को देखते हैं, सारे सोशल मीडिया को देखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम रिप्लाई नहीं करते हैं बस, लेकिन हम देखते ज़रूर है कि कौन किधर जा रहा है। हम खुद निकल जाते हैं कभी कभी बिना प्रोटेक्शन के। तो इन तरह की बातें हैं, हम बहुत प्यार करते हैं झारखंड वासी सर से। हम चाहेंगे कि कलाकार लोग के लिए अभी आपकी एक पहल हमको बहुत अच्छा लगा कि अभी जो 60 साल से जो बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं उनके लिए 4000 पेंशन लागू किए हैं पर मंथ। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। ये रहे जब तक हम 60 साल तक जीवित रहे, तब तक ये स्कीम रहे, इतना चाहेंगे। और फिल्म नीति सब्सिडी अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो सर बहुत रिक्वेस्ट है आपको इस छोटे से पॉडकास्ट के माध्यम से इतना से ज़रूर बोलना चाहेंगे। थैंक यू जोहर। थैंक यू सो मच। तो हम लोग इस पॉडकास्ट के समापन पर पहुंच गए हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा तीनों हमारे गेस्ट को। थैंक यू सो मच कि आप लोग इस शो पे आए। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी
और ये पॉडकास्ट बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सभी के साथ पर्सनली 1-on-1 एक पॉडकास्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे इनसे जाननी है, आप लोगों तक पहुँचानी है। जैसे डायरेक्टर सर है तो बहुत सारी टेक्निकल बात हुआ करती है, वो नहीं है हो पाई अभी। हमारे दो सिंगर्स हैं, एक्टर हैं, इनसे बहुत सारी बातें करने हैं, ताकि इनको देख करके अगर आप इंस्पायर होते हैं और आप अगर आ करके एक यहाँ पे चेयर पे बैठते हैं तो वो हमारे नागपुर इंडस्ट्री का एक अचीवमेंट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का फिर से मुझे एक समय मिले। बहरहाल हम लोग यहाँ पे मुद्दा था हमारा सेरिंग फिल्म का। सेरिंग फिल्म के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि जब तक आप उस फिल्म को देखें नहीं, किसी भी फिल्म को जब तक देखें नहीं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, पहले उसे जा करके देखें, उसे फील करें, उसे जिएं। उसके बाद आपके जुबान से जो निकलेगा वो ऐसे नतमस्तक होकर के हम लोग सुनेंगे, मानेंगे, जानेंगे, और उस चीज़ को मुझे लगता है डायरेक्टर सर भी एग्री करेंगे कि हम लोग उस चीज़ को स्वीकारेंगे। तो सेरिंग फिल्म मुझे लगता है ये 4th वीक चल रही है, ताबड़तोड़ चल रही है, हाउसफुल चल रही है, कहीं कहीं पे तो टिकट्स भी नहीं अवेलेबल है राइट नाउ। मुझे लगता है ये अभी लगने वाली है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, पिठोरिया, अभी हमारा बेड़ो में चल रही है, वहाँ भी हाउसफुल चल रही है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेरिंग देखने जाएं। साथ ही हमारी कल एक फिल्म लग रही है, नागपुरी फिल्म सहरिया, जिसमें सर हैं एज एन एक्टर, उसमें मैं हूँ एज ए कोरियोग्राफर, और ऐसी बहुत सारी फिल्म है जो ट्रैक पे हैं, आने वाली हैं और बहुत जोर से दौड़ेंगी। आप फिल्म आ रहा है, लोकल हीरो भी आएगा कुछ दिन बाद। ओके, लोकल हीरो भी आ रही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सारी ऐसी फिल्म है जो ट्रैक पे है, और ये पॉडकास्ट मैं आप लोग के प्रेजेंस में ये बोल रहा हूँ अपने ऑडियंस को कि ये पॉडकास्ट मैं हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों से करूँगा, बट ये मेरा फ्री स्पेस है जहाँ पे हर कलाकार आकर के अपने शो के या अपने फिल्म के, अपने गाने के बारे आकर के बात करे, प्रमोशन करे, लोगों तक पहुँचाए। यहाँ पे मैं, मेरे से जो भी सपोर्ट हो पाएगा मैं करूँगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो देखेंगे उसको ज़रूर और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जोहार।